गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महिला महाविद्यालय बांदीकुई की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बीच में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के कारण कुछ समय के लिए ऑनलाइन कक्षाएं नहीं हो पाई थी। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और आज से हम पुनः ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। और जहां मैंने आपको अध्ययन के उपरांत छोड़ा था वहीं से अपन पुनः अध्ययन का प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको मौलिक अधिकारों का अर्थ, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं के बारे में बताया था। और आज हम यह देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में हम भारतीय नागरिकों को किस भाग में अनुच्छेद कितने से कितने तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, किस प्रकार से हम उन मौलिक अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं और क्या क्या सीमाएं हैं वो उन मौलिक अधिकारों के संबंध में लगाई गई हैं। हम विभिन्न प्रकार के भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को देखेंगे। हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 22 भाग में भाग जो 3 हैं उनमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 7 मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लेख किया गया है। ये जो 7 मौलिक अधिकार हैं इनमें हम सबसे पहला हमारा अधिकार देखते हैं समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में निहित है। दूसरा वाला जो हमको अधिकार मिला हुआ है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में मिला हुआ है। तीसरा वाला जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 दोनों अनुच्छेदों में मिला हुआ है। चौथा वाला जो हमारा अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में मिला हुआ है। पांचवा वाला जो अधिकार है वो है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जो हमें अनुच्छेद 29 और 30 में मिला हुआ है। छठा वाला जो हमारा अधिकार मूल संविधान में था लेकिन वर्तमान में नहीं है, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में निहित था। और सातवां वाला जो हमारे अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में निहित है। यहाँ 14 से पहले भी 2 अनुच्छेद आते हैं, 12 और 13। ये जो 12 और 13 है ये राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करते हैं और राज्य किन प्रकार से मौलिक अधिकार हैं उनके संबंध में अपनी स्थिति को लेकर चलता है। ये 12 और 13 में निहित है, इस वजह से हमने इसको 14 से स्टार्ट किया है। और उधर को जब हम यहाँ इसको 32 में ख़त्म करते हैं तो उसके बाद में 3 और आर्टिकल आते हैं, 33, 34 और 35। तो मिलिट्री शासन और मिलिट्री के संबंध में, सैनिक दायित्व के संबंध में किस प्रकार के जो मौलिक अधिकार हमको उस समय प्राप्त हो सकते हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। और ये जो स्थिति है वो हमारे भारत में कभी आई नहीं, कभी आएगी तो फिर वो उस प्रकार की स्थिति है वो 33, 34, 35 वाली में परिभाषित होगी। तो विशेषतः हम जब सिटीजन फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो 14 से लेकर और 32 तक है वो प्रमुख रूप से हमारे अनुच्छेद आते हैं। और वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार हैं वो मिले हुए हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। अर्थात जो ये फंडामेंटल राइट था उस फंडामेंटल
लीगल राइट में इसे अनुच्छेद 300 के में निहित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अब राइट टू प्रॉपर्टी नॉट फंडामेंटल राइट ओनली लीगल राइट आर्टिकल 300 के में। तो ये जो स्थिति है वो हमारे वर्तमान में है और 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं वो विशेष रूप से हमें वर्तमान में प्राप्त हैं, जिनका हम भारतीय नागरिक हैं वो उपभोग कर सकते हैं, जो संविधान के द्वारा ही हमें प्रदत्त हैं, हमें प्रदान किए गए हैं। हम एक एक मौलिक अधिकार हैं उनको देखेंगे और उनका हम पूर्णता के साथ में अध्ययन करेंगे और फिर एक एक मौलिक अधिकार को हम क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा अधिकार आता है वो आता है समानता का अधिकार। देखो हमारे भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारे देशों के संविधानों से ग्रहण की गई हैं। मैं आपको फेडरल जो सिस्टम था उसमें बता चुका हूँ कि भारतीय संविधान में जो चीज़ें अन्य देशों से ग्रहण की गई है वो एक टाइटल मात्र है और जो हमारे भारतीय संदर्भ में हो सकता था, परिस्थितिवश हो सकता था, उनको हमारे भारतीय संविधान में अपनाया गया है बहुत गहन चिंतन के बाद में, वाद विवाद के बाद में। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिकी संविधान से भारत में ग्रहण किए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी देशों की इन मौलिक अधिकारों के संबंध में आंतरिक रूप से आएंगी, उनको भी मैं आपको अध्ययन के दौरान है वो स्पष्ट करता जाऊंगा। चलो एक एक आर्टिकल को हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 में एक एक आर्टिकल में किस किस प्रकार का उल्लेख किया गया है और हम जो इंडियन सिटीजन हैं वो उन राइट्स का जो प्रयोग है वो किस रूप में करते हैं। पहला आता है अपने यहाँ पर अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसमें लिख रखा है कि राज्य कानून के समक्ष समानता व कानून के समान संरक्षण प्रदान करें। राज्य कानून के समक्ष समानता व कानून के समान संरक्षण प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद 14 में लिख रखा है। इसमें दो प्रकार के जो शब्द हैं वो निहित हैं। एक तो है कानून के समक्ष समानता और दूसरा है कानून के समक्ष संरक्षण। ये दो प्रकार के जो शब्द हैं इनको भी अलग अलग देशों के संविधान की शब्दावली से लिया गया है। जहाँ कानून के समक्ष समानता की हम बात करते हैं तो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है और जहाँ कानून के समान संरक्षण की बात करते हैं तो अमेरिका संविधान से ग्रहण किया है। ब्रिटेन के संविधान में एक खास लक्षण है कि वहाँ कानून एबी डाइसी साहब हैं, उन्होंने कानून के समक्ष समता की बात की कि चाहे कितना ही बड़ा उच्च पदाधिकारी हो और चाहे कितना ही निम्न कर्मचारी हो या फिर सामान्य नागरिक हो, कानून सबके लिए समान है। तो हमारे भारतीय संविधान में भी ये स्पष्टता अनुच्छेद 24 में लिख रखा है समानता के अधिकार में कि कानून सभी के लिए समान होगा, वो चाहे उच्च व्यक्ति है और चाहे निम्न व्यक्ति है। एक ही विधि एक ही अपराध करने पर सभी के ऊपर बराबर से लागू होगी। हमारे भारतीय संविधान में कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं है और कोई कानून से ज़्यादा विशिष्ट नहीं है। तो ये ब्रिटिश संविधान से अनुच्छेद 14 में ग्रहण और जो दूसरा शब्द आता है वो है कानून के समान संरक्षण।
यहाँ पर अमेरिकी संविधान की शब्दावली से इसको लिया गया है और इसका तात्पर्य ये स्पष्ट किया गया है कि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्रदान होगा। अर्थात जो कानून है वो सभी को एक जैसी प्रक्रिया के तहत लेगा, यानी कि किसी के लिए ऐसा नहीं है कि हमारा कानून किसी व्यक्ति विशेष को तो विशेष संरक्षण प्रदान करता हो और किसी दूसरे व्यक्ति को संरक्षण प्रदान नहीं करता हो। अर्थात सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के द्वारा समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। किसी को भी कानून है वो ऐसा नहीं है कि विभिन्न प्रकार से संरक्षण प्रदान करेगा। तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार 2 प्रकार की शब्दावलियों से लिया गया है, जो मैंने अभी आपको स्पष्ट किया है। दूसरा वाला जो अपना आर्टिकल आता है वो आता है अनुच्छेद 15 में लिख रखा है धर्म, नस्ल, लिंग, धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, नस्लों के लोग हैं, लिंग है, जाति है, जन्म स्थान है। आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया है अनुच्छेद 15 में। अर्थात हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, राज्य और अन्य नागरिक हैं, वो किसी के साथ में भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं। दूसरा शब्द आता है नस्ल। जैसे अंग्रेजी शासन में गोरे लोग हैं वो इंडियंस को काले मानकर उनके साथ में भेदभाव करते थे। हमारे यहाँ पर भारतीय नागरिक हैं या राज्य के द्वारा हैं, नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग का तात्पर्य देखें कि चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बड़ा है और चाहे वो छोटा है। अर्थात लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे ट्रांसजेंडर है, सब समान हैं। अर्थात कोई भी असमान नहीं है हमारे भारत में। जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। विभिन्न प्रकार के धर्मों में विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, वो उनमें किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध कर दिया गया है। जन्म स्थान अर्थात भारत में किसी भी व्यक्ति ने कहीं पर भी जन्म लिया है उसके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। या चाहे उसने विदेश में जन्म लिया है लेकिन वो भारत में आकर रहने लग गया है तो भी उसके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का पूरी तरीके से निषेध कर दिया गया है। यह अनुच्छेद 15 है। इसी में जो 6 है या 2 है वो जोड़ा है और इसमें ये लिख दिया कि सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों, बावड़ियों, होटलों, सड़कों, भोजनालयों, आदि में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात हम इसको यूँ देखें फिर वापिस कि भारतीय संविधान में लिख रखा है कि धर्म, नस्ल, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर
सार्वजनिक कोई भी स्थान है वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में मान लो सार्वजनिक मंदिर है, अगर किसी का निजी मंदिर है तो उसकी बात नहीं है। अगर सार्वजनिक मंदिर है उसमें लोगों ने धन इकट्ठा करके कोई मंदिर बनाया है या राज्य के द्वारा मंदिर की स्थापना की गई है, तो इस आधार पर वहाँ वो सार्वजनिक स्थान बन गया, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। इन आधारों पर कुएँ हैं, आपने देखा कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है जो पहले से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ रही है और इन पर भेदभाव होता रहा है इनके आधार पर। इस वजह से चाहे वो कुएँ हैं, तालाब हैं, बावड़ियाँ हैं, किसी भी प्रकार का जो कोई भी व्यक्ति उनका उपभोग कर सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक होटलें हैं, उनमें ठहरने करने का उपभोग करने का सभी को बराबर से अधिकार होगा। सड़कें हैं, आवागमन के लिए सभी को बराबर का अधिकार होगा। सार्वजनिक भोजनालय वहाँ पर खा पी सकते हैं। किसी भी प्रकार का इस आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया है, अर्थात सभी समान हैं। इन आधारों पर किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में स्पष्ट लिख दिया है कि धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध है। इसी के आधार पर अनुच्छेद 15(2) में लिख दिया कि धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों, बावड़ियों, होटलों, सड़कों और भोजनालयों आदि में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात ये सभी लोग हैं वो समान होंगे और समान इन सार्वजनिक स्थानों का वो प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 14 को देखा और अनुच्छेद 15 को देखा। अब हम आगे बढ़ते हुए आर्टिकल है 16 की बात करते हैं। 16 में लिख रखा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, इससे तात्पर्य है कि सार्वजनिक सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में सभी को समान अधिकार होगा, सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। अर्थात लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। मैं यहाँ पर आपको उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे भारत में पहले ये होता था कि पुरुषों को ही सरकारी नौकरियों में लिया जाता था। और पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण हर जगह जो पुरुष हैं वो दिखाई देते थे। फिर आगे चलकर धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। हालांकि ये तो एक सामाजिक व्यवस्था थी, बाकी हमारे भारतीय संविधान में तो इस चीज़ को बहुत पहले ही नीत कर दिया गया था कि चाहे हमारे भारत में किसी भी प्रकार के लिंग का व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे ट्रांसजेंडर है, कोई भी है वो, उसको अगर वो योग्यता रखता है, उसकी पात्रता रखता है किसी चीज़ की या किसी पद की, तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता। अर्थात लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। किसी को भी धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। सब समान हैं और सभी को सरकारी सेवाओं में भागीदार बनने का अधिकार होगा। अगर वो उचित योग्यता रखते हैं तो फिर उन्हें किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा, यानी कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है, या जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें सभी को समान अवसर प्राप्त करने की समानता प्रदान कर दी गई है। अनुच्छेद 17 है, उसमें लिख रखा है कि भारत में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। भारत में अस्पृश्यता का अंत होगा। हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती रही हैं और आज आधुनिक समाज में भी ये देखने को मिलती है कि अनटचेबिलिटी,
यानी कि किसी उच्च जाति के व्यक्ति को कोई निम्न जाति का व्यक्ति छू नहीं सकता, और ऐसा जब हो जाता था तो सामाजिक स्तर पर उसको दंड प्रदान किया जाता था। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे भारतीय समाज को काफ़ी पीछे लेकर चली गई। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में एंड ऑफ अनटचेबिलिटी स्पष्ट कर दी गई है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी के हाथ लगाता है, किसी को छूता है, उठते हैं, बैठते हैं, तो फिर ये नहीं किया जाएगा कि भाई इन्होंने हमको छू दिया तो हम अपवित्र हो गए, वो दंड का भागी होगा। अर्थात अस्पृश्यता का पूरी तरीके से हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में उसका अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद जो 18 है, आगे तो पढ़ते हैं समानता के अधिकार में, उसमें लिख दिया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत हमारे भारतीय संविधान के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अर्थात भारतीय नागरिक को राज्य के द्वारा, शासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। ये हमारे भारतीय संविधान में लिख दिया है। अच्छा, इस उपाधियों के अंत के पीछे भी एक रीजन था कि जब ब्रिटिश शासन हमारे भारत में था तो ब्रिटिश शासन कुछ भारतीयों को अपने पक्ष में लेने के लिए जैसे सर की उपाधि दे देते थे, नाइटहुड की उपाधि दे देते थे, ऐसे जो खिताब हैं वो उनको दे देते थे, और वो लोग उस शासन के प्रति आकर्षित होकर और उनका वो साथ देते थे, वो देश का साथ नहीं देते थे। तो इस वजह से संविधान निर्माताओं ने देखा कि स्वतंत्र भारत का जो शासन है वो भी किसी व्यक्ति को उपाधि देकर अपने पक्ष में कर सकता है। इस वजह से उन्होंने उपाधियों का ही अंत प्रदान कर दिया, कह दिया कि राज्य के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई उपाधि भारत में प्रदान नहीं की जाएगी। अब यहाँ हमारे भारत में ये हुआ कि सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में ये जो उपाधियाँ हैं ये हमारे भारत में हमेशा से ही, यानी स्वतंत्र भारत के साथ में ही दी गई थी। जैसे हम देखते हैं कि सेना के क्षेत्र में और अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें हम देखते हैं कि किसी को पद्म भूषण दे दिया, किसी को पद्म विभूषण दे दिया, किसी को पद्म श्री दे दिया, या किसी खेल के क्षेत्र में देखते हैं तो जैसे किसी को राजीव गांधी पुरस्कार प्रदान कर दिया। और शिक्षा के क्षेत्र है उसमें भी अनेक प्रकार की उपाधियां प्रदान हमारे भारत में की जाती रही हैं। तो यहाँ जो सेना और शिक्षा है, इन दोनों ही जो क्षेत्र हैं उनमें किसी प्रकार की कभी कोई आपत्ति नहीं आई, और आपत्ति जब दर्ज की तो स्पष्ट भी कर दिया न्यायालय के द्वारा कि इन क्षेत्रों में उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं, इससे भारतीय संविधान का कोई उल्लंघन नहीं होता। फिर हमारे भारत में जब कांग्रेस की सरकार शुरुआत से रही थी तो उसमें परिवर्तन 1977 में आया था कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये जो मोरारजी देसाई साहब हैं, इन्होंने ये कहते हुए सेना और शिक्षा की जो उपाधियां हैं उनको बंद कर दिया कि इससे भारतीय संविधान का उल्लंघन होता है। आर्टिकल 18 में लिख रखा है कि किसी भी प्रकार की कोई उपाधि भारत में प्रदान नहीं की जाएगी। मोरारजी देसाई 2 साल तक देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, 77 से लेकर 79 तक। तो हमारे भारत में सेना और शिक्षा से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की कोई उपाधि हैं वो नहीं दी जाने लगी। लेकिन आगे चलकर जब 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने ये उपाधियों को भारत में देना शुरू कर दिया, और आज भी हमारे भारत में सेना और शिक्षा के क्षेत्र में, फिर हम ये कहें कि खेल के क्षेत्र में भी अब विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती है। खैर, यहाँ हम संविधान निर्माता हैं, उनका ये उद्देश्य देखते हैं प्रमुख रूप
से कि कोई भी शासन किसी को उपाधि देकर अपने पक्ष में कर सकता है। इस वजह से उन्होंने इन उपाधियों का त्याग किया था, अंत किया था। अब ये जो सरकारें हैं ये किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान करती हैं तो ये एक बहस का विषय भी हो गया कि उपाधियां दी जा सकती है नहीं। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग तो हमारे भारत में उपाधियां नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी शासन के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। तो ये अपन ने देखा कि अनुच्छेद 14 से 18 में हमारे भारत में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, सभी नागरिकों को समान अधिकार है। फिर अपन वापस एक बार देख लेते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है हमारे भारत में, उसको अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण प्रदान होगा। अर्थात कानून है वो सभी को बराबर समानता के साथ में देखता है हमारे भारत में, और कानून है वो सभी को बराबर का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 में अपन ने देखा कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत में भेदभाव का निषेध कर दिया गया है कि कोई भेदभाव इन आधारों पर नहीं होगा। तो फिर अपन ने इसी के साथ में इसका जो दूसरा आर्टिकल है उसको देखा कि सार्वजनिक स्थानों, होटलों, भोजनशालाएँ हैं, सड़कें हैं, कुएं हैं, तालाब हैं आदि में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सब समान हैं। अनुच्छेद 16 में अपन ने देखा कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है, अर्थात हमारे भारत के सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्रदान होंगे, किसी को भी रोका नहीं जा सकता बतौर वो उस पद की योग्यता रखता हो। फिर ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्त्री है, इसमें पुरुष जाने चाहिए, इस वजह से स्त्री होने के कारण इसको नहीं, अवसर सबको मिलेगा, सब समान है। अनुच्छेद 17 में अपन ने देखा कि भारत में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये अस्पृश्य है, अर्थात सब समान है। जो इंसान है वो इंसान की दृष्टि से ये सब, तो उसका अंत कर दिया गया है। और अनुच्छेद 18 में हमने देखा कि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा उपाधियों का त्याग कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सेना और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। तो ये अनुच्छेद 14 में हमने 14 से लेकर 18 तक हमने समानता के अधिकार को देखा था। अगला जो अपना लेसन होगा या लेक्चर होगा उसमें अपन स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे कि किस प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं और उन स्वतंत्रताओं में उपभोग करने में हम क्या करें, तो फिर उन पर प्रतिबंध भी स्थापित हो सकते हैं। धन्यवाद। आप निरंतर अध्ययन करते रहिए।